नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आजकल एक समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है और वो समस्या है B12 की कमी। कई सारे लोगों में ये समस्या पाई जाती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में और मैंने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि मोर देन 70% लोगों में ये समस्या अभी दिखाई दे रही है। और हमारे जो अलग अलग वीडियोज़ हैं चैनल पर, उस पर भी काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि B12 की कमी, इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर आधारित है। ये B12 की कमी के क्या लक्षण हैं, क्या इसके उपाय हैं, क्या इसके कारण हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शायद ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मुझे लगता है कि B12 के बारे में आप निश्चिंत हो जाएंगे और आपको B12 से होने वाली काफ़ी सारी समस्याएं जो है उससे छुटकारा मिल सकेगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि B12 हमको लगता है कि एक छोटी सी समस्या है, हमको उसकी डेफिशिएंसी है, मगर B12 की कमी की वजह से हमको फिजिकल लेवल पर, हमारे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर, तीनों लेवल पर हमें जो साइड इफेक्ट है उसकी वो दिखने लगती है। कौन कौन सी साइड इफेक्ट है, आइए पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे शरीर में B12 की कमी होती है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। कुछ भी काम करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कुछ ऐसा तनाव वाला काम करने से, इंटेंस वर्कआउट करने से तो हम लोगों को थोड़ा बहुत ये ब्रीथलेसनेस महसूस होता है। मगर थोड़ा बहुत वर्क करने से, एक दो सीढ़ी चढ़ने के बाद में, थोड़ा टहलने के बाद में, थोड़ा फास्ट चलने के बाद में अगर हम लोगों को ब्रीथलेसनेस महसूस होती है, यानी सांस लेने में हमको दिक्कत आती है, जल्दी थक जाते हैं हम लोग, हमारी उम्र के जो लोग हैं उनके कंपेयर में हम लोगों को ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये B12 की कमी का लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण के बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक्स। जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली हेडेक यानी सिर दर्द की समस्या रहती हो, उन लोगों में भी शायद ये B12 की कमी के कारण हो रहा हो, तो उन्हें वो भी चेक करना चाहिए। उसके बाद आता है इंडाइजेशन। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को यानी मोर देन 80% लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो हम लोग जिस तरीके के खान पान से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके कारण हम लोगों को ये इंडाइजेशन के इश्यूज बहुत ही आ रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। पल्पिटेशन, पल्पिटेशन यानी कि जो हमारी धड़कन है, दिल की धड़कन है, उसके अंदर एकदम से बढ़ जाना, एकदम से धड़कन बढ़ जाना या धड़कन का अनइवन होना, हमको महसूस होना कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये हमारे स्टेमिना से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करने लगता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है उसकी वजह से। तो ये भी एक लक्षण है कि हमें शायद B12 की कमी हो सकती है। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमारा जो भूख लगना, कुदरती तौर के पे हमको जो भूख लगती है वो कहीं ना कहीं हमको कम हो जाती है। खाने का समय होने के बावजूद भी हमें भूख ज़्यादा लगती नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, मगर कुदरती तौर पे जो भूख लगनी चाहिए वो नहीं लगती है। ये भी एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद में विज़न प्रॉब्लम है, यानी कि आँखों में जो कभी कभी हमको विज़न दिखने में परेशानी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि नंबर भी बढ़ते रहते हैं उनके, और उनको कभी कभार शाम के वक्त में कम दिखता है। तो ये सब विज़न प्रॉब्लम है। तो इसको न्यूरोलॉजिकल वेव से भी देख सकते हैं कि जो हमारी आंखों की नर्व्स है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है, उसकी वजह से भी हम लोगों को विज़न प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आता है वीकनेस और टायर्डनेस। स्टेमिना, जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया कि ज़्यादा स्टेमिना हमारा ना होना, हमको हमारी हम उम्र के कंपैरिजन में ज़्यादा थक जाना, कुछ भी काम करने के बाद में शाम को एकदम से थकान महसूस होना, मूड ना रहना हमारा कुछ भी काम करने का, ये है। उसके बाद में डायरिया, कई कई लोगों को में ऐसा भी पाया जाता है कि उनको फ्रीक्वेंटली थोड़ा लूज मोशन जैसा होता रहता है, महसूस होता रहता है। उसके बाद में है हमारे माउथ में जो अल्सर्स होते हैं, जिसको हम मुंह के छाले बोलते हैं, वो भी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है, और जिन लोगों में ये B12 की विटामिन की कमी होती है उन लोगों में भी ये सिम्टम पाया जाता है। उसके बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी काफ़ी लोगों में पाया गया है कि B12 की कमी की वजह से उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, तो कॉग्निटिव
प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमारी जो विचार करने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। डिसीजन लेने में हम लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं, नंबनेस भी होती है। कभी कभार हम लोग टिंगलिंग जैसे जो होती है ना, डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी कभी जो फील होता है पाँव में, हाथ में, वो भी हम लोगों को महसूस होती है। तो ये सारे लक्षण हैं B12 की कमी के। और लास्ट में अगर साइकोलॉजिकल जो इसकी इफेक्ट है वो बात करें तो मेमोरी लॉस भी हो सकता है, हमको माइल्ड डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है, और एंजाइटी ये भी महसूस होता है। कन्फ्यूजन्स वगैरह ये सारे जो समस्याएं हैं वो फिजिकल लेवल पे, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे दिखती हैं। हमने ये तो देख लिया कि क्या साइन और सिम्टम है B12 की कमी के। अभी हम आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है कॉज। क्या कारण है कि हमको B12 की कमी होती है। सबसे पहला अगर कॉमन कारण देखने जाए तो हमारा फूड, जो हमारा सप्लीमेंट होते हैं, फूड होता है, वो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पूरी तरीके से हमारी जो खुराक है वो कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम होता है। मगर कई केस में मैंने ऐसा भी पाया है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट फूड ले रहा है, वो जो B12 के जो सोर्सेस है वो भी कंप्लीटली ले रहा है, फिर भी उसको B12 की कमी हो रही है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसका सबसे जो पहला कारण है वो कारण है गैस्ट्राइटिस, यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सूजन है। सूजन की वजह से हम जो विटामिन ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यू है, और डाइजेस्टिव इश्यू की वजह से भी हमारा जो B12 है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आप अगर लेते तो हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, फूड भी प्रॉपर ले रहे हैं, मगर उसका एब्जॉर्प्शन जब तक शरीर नहीं करेगा तब तक वो हमारे बॉडी में यूज़ नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से हमको कई सारी प्रॉब्लम्स भी दिखने लगेगी। इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस होता क्यों है? सबसे पहले तो उसका रीज़न है टाइम पर, समय पर भोजन न लेना। कई बार हम लोग भूख लगने के बावजूद भी कुछ खाना नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस होता है। कई बार ओवर ईटिंग से भी होता है, ज़्यादा खाना खाते हैं उसकी वजह से भी होता है। कई बार हम लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी जो हमारी जो खुराक है वो प्रॉपरली पचती नहीं है, और उसका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा रीज़न है मैदा। आजकल हमारे जो खान पान के अंदर सबसे बड़ा जो राक्षस है कह सकते हैं कि वो है मैदा। मैदा हमारे बहुत से डिसीज़ का मूल है, क्योंकि आप देखिए ये जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, कहीं ना कहीं उसमें मैदा यूज़ किया जा रहा है। और मैदा एक ऐसी चीज़ है कि हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। ये रिफाइंड फ्लोर है, प्रोसेस किया गया हुआ फ्लोर है, उसकी वजह से वो काफ़ी माइक्रो होता है, और हमारे जो अंतलियाँ है उसके अंदर वो चिपक जाता है। और वो चिपक जाने की वजह से दूसरा जो हम कुछ जो फूड ले रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। हमारे विटामिन होते हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ गंदगी जमा हुई है तो हमारे जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे लोग आजकल मैदे का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि मैदा कम से कम हो सके तो अपने डाइट में से निकाल दीजिए। जैसे कि केक्स हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, समोसे वगैरह हैं, इन सब में मैदा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मैदा यूज़ करना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारी समस्या है। जो B12 की तो समस्या है ही है, मगर उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो समस्या है उससे आप निजात पा लेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारा B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं, PPI जिसे बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। वो अगर हम मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं उसकी वजह से भी हमारे जो पेट में है जो लेयर बनी हुई होती है वो लेयर कहीं ना कहीं डैमेज होती है, और उसकी वजह से हमारा जो B12 का एब्जॉर्प्शन है, आगे हम लोग उसको समझेंगे कि B12 का एब्जॉर्प्शन होने की प्रक्रिया क्या है, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ऐसी अगर मेडिसिन कोई है, PPI है, मेटफॉर्मिन, अगर डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को है वो मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो उन लोगों में भी ये समस्या पाई जाती है। उसके अलावा एक और मेडिसिन है जो लेडीज़ लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, उसकी वजह से भी कई बार B12 की कमी हो सकती है।
B12 का सबसे बड़ा एक दुश्मन है वो है अल्कोहल। आजकल अल्कोहल का कंजप्शन भी बहुत ही बढ़ रहा है, तो अल्कोहल फ्रीक्वेंटली लेने से और ज़्यादा मात्रा में लेने से भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन है B12 का वो कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्कोहल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी जो लेयर्स बनी हुई इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, वो लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी वजह से हमारा B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब हम लोग थोड़ा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं कि जो प्रोसेस है B12 के एब्जॉर्प्शन का वो क्या है। हम लोगों ने कॉजेज भी देख लिए और हम लोगों ने साइंस भी देख लिए। कॉज में जब भी हम लोग कोई फूड लेते हैं, जैसे B12 रिच कोई फूड होता है वो खाते हैं, तो उसके बाद में वो सबसे पहले जब जाता है हमारे पेट में, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे कोई किसी भी खुराक को पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी एक एसिड होता है। वो हमारा पेट जो है वो खुद ब खुद कुदरती तौर पे रिलीज करता है हमारे खुराक को पचाने के लिए। अगर प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, जिस हमने कॉजेज जो बात की, इनडाइजेशन हो, मेडिकेशन हो, अल्कोहल हो, या आप जो जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हो, तो उसकी वजह से अगर आपका स्टमक जो है वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा नहीं कर पा रहा है, तो वो जो फूड है, आपने B12 रिच फूड लिया है, उसमें से B12 को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो B12 को अलग करता है। अगर वही नहीं है तो उसमें से B12 निकलेगा ही नहीं और फूड सीधा हमारा चला जाएगा आगे इंटेस्टाइन की ओर, और शायद वो वेस्ट भी हो जाएगा। एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रॉपर अमाउंट में है और उसने उसको ब्रेक डाउन करके B12 को अलग भी कर दिया है, तो उसके बाद आता है एक प्रोटीन जो हमारा स्टमक कुदरती तौर पे प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन काम करता है हमारे B12 को आगे ले जाने में और उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करवाने के लिए वो प्रोटीन का रोल होता है। अगर वो प्रोटीन भी प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने हमारे पूरे जो वीडियो के अंदर बात ज़्यादा की है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ना कि फूड के बारे में। मोस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि आप प्रॉपर फूड नहीं लेते होंगे, उसकी वजह से आपको ये B12 का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर फूड प्रॉपर ले भी रहे हैं, अगर आपकी सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको B12 का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, यानी सॉल्यूशन पे। B12 का ये जो समस्या है वो हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो उसके सोर्सेज हैं B12 के, जो फूड है B12 रिच फूड, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मीट है, फिश है, एग्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा जो वेज सोर्सेज में है वो कई फर्मेंटेड फूड्स भी होते हैं, यीस्ट भी है और सीरियल्स भी हैं। ये भी एक ऑप्शन है अगर आप नॉन वेज की ओर नहीं जाना चाहते हैं। पर्सनली मैं भी वो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे एटलीस्ट इंडिया में तो वो जो सोर्सेज हैं नॉन वेज और मिल्क के जो सोर्सेज हैं वो उतने प्योर नहीं है और उसकी वजह से कहीं और दूसरी परेशानियां भी होती हैं। तो ये जो मैंने वेज सोर्सेज बताए उसकी ओर भी जा सकते हैं। और सबसे जो अच्छा मैंने सोर्स पाया है वो है B12 के सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आप। उससे पहले आप सप्लीमेंट ले, उससे पहले आपको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, उसको क्लियर करना है, डिटॉक्स करना है, जिससे कि B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो। उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है, आप शुरुआत कीजिए थोड़े गुनगुने पानी पीने का और उसके अंदर थोड़ा लेमन ऐड कर दीजिए। रोज सुबह ना पीकर आप दोपहर में पीजिए। उससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपके अंदर जो गंदगी जमा हुई है वो धीरे 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 निकल जाएगी। आप डेली इसका यूज़ कीजिए। थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, 1-1.5 गिलास, और उसके अंदर एक लेमन ऐड कर दीजिए और उसको सिप सिप करके स्लोली स्लोली पीते रहिए। ये प्रैक्टिस रोज कीजिए। धीरे 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 करके आपका जो ट्रैक है वो क्लियर होता जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि बहेड़ा, हरड़े और आंवला, ये 3 चीज़ों से बना है। अगर चूर्ण नहीं ले सकते तो टैबलेट। आपको अगर लगता है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपने जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाया है, तो आप थोड़े टाइम के लिए ये त्रिफला ले सकते हैं। एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार, आप ज़्यादा नहीं तो 1 टीस्पून
1 टीस्पून यानी छोटी जो चम्मच होती है वो आप रात को सोते समय खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में आप लीजिए और उसके साथ में 1 गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा गुनगुना सा। उससे भी आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका जो स्टमक है वो क्लियर होगा और उसके अंदर से गंदगी निकलेगी तो फिर B12 का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाय पीते हैं ज़्यादा, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, हो सके तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो उसको एकदम मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद में जंक फूड, फास्ट फूड, मैदे से बनी चीज़ें तो आप एकदम से बंद कर दीजिए। अगर आप B12 की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपके लिए वर्जित है, बिल्कुल ही इसको हाथ मत लगाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद में इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे जो पोटेंशियल जो सोर्स है वो है इंजेक्शंस। B12 के इंजेक्शंस भी आते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास में अपने फैमिली फिजिशियन पे पास जाके आप B12 के लेवल की जांच करवा के बाद में आप B12 के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। टैबलेट्स भी आती है, ओरल टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, मगर इंजेक्शन ज़्यादा बेटर रहते हैं, वो जल्दी आपका जो लेवल है वो बूस्ट करते हैं। नेजल स्प्रे और माउथ स्प्रे भी आते हैं B12 के, जो आप यूज़ कर सकते हैं, मगर इन सब के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने जो ये चीज़ें डिस्कस की, जो कॉजेज़, जो कारण बताए, उसकी जो प्रोसेस बताई, उसके जो साइंस बताए और वो जो ट्रीटमेंट जो बताई, उसको आप ध्यान में रखिए। उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए अपने आप भी और देखिए कि कहाँ पे आप भूल कर रहे हैं और किस तरीके से आप इस भूल को सुधार सकते हैं। तो ये थी आज की बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल पर आपको ओवरऑल हमारी जो होलिस्टिक हेल्थ है उसके बारे में और स्पेशली मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और गुजरात के नडियाद टाउन में एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कैरियर के ऊपर और काफ़ी अलग अलग विषयों के ऊपर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उन लोगों को भी ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।